हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल लर्न विद कुलदीपिका में। मैं आपके साथ दीपिका कुलश्रेष्ठ आज लेकर आई हूँ जीएस का एक पार्ट। जीएस में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण पारिस्थितिकी और भी हैं। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? जीएस में आती हैं। तो जीएस में मैं आपका एक पार्ट लेके आई हूँ, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के बारे में आज हम बातें करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री क्या होता है और हिस्ट्री कितने फेजेस में होती है। ठीक है, तो आप बताइए कि हिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि हिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ हिस्ट्री क्या होता है। हिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं इतिहास। इतिहास क्या है? इतिहास अतीत की चीज़ें जिसमें हम पढ़ते हैं, यानी अतीत में जो कुछ भी घटित हुआ है वो सब हम किस में पढ़ते हैं? इतिहास में पढ़ते हैं। यानी अतीत काल में जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो सब इकट्ठा हम अगर करें तो वही हम क्या कहते हैं? उसी को हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, इतिहास ऐसा नहीं कि अतीत में जितनी भी चीज़ें घटित हुई हैं उन सभी को इतिहास कहेंगे, नहीं। प्रामाणिक तौर पर जो सिद्ध हो चुकी हैं, प्रामाणिक तौर पे जो हमें सिद्ध हुआ अतीत की चीज़ें जो मिलती हैं उसे हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो इतिहास 3 पार्ट्स में पढ़ा जाता है। ठीक है, इतिहास के फेजेस कितने होते हैं? 3 होते हैं। नंबर 1 है एंशियंट हिस्ट्री, यानी प्राचीन इतिहास। नंबर 2 मेडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। और लास्ट वाला होता है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी आधुनिक इतिहास। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस रहते हैं आपके मेडिएवल और मॉडर्न से पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री से रहते हैं, बस उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो एक वीडियो हमारी ये एंशिएंट हिस्ट्री पर है। ठीक है, आगे जो भी हम लेके आएंगे उनके आगे हम बात करते रहेंगे। ठीक है, तो फिर आइए बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो उसमें डाले हैं। ये जो तथ्य मैंने आपके जो डाले हैं कुछ, तो जो एग्ज़ाम पर्पस से हैं, जैसे कि सुपर टेट प्राइमरी है, अपर प्राइमरी में है, तो इसमें जितने क्वेश्चंस आपके मोस्टली, तो मैं कह सकती हूँ, सारे नहीं कह सकती कि सारे ही मैंने इसमें क्वेश्चंस डाले हैं। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, यानी मैंने बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस नहीं दिए हैं आपको, डीपली पॉइंट्स नहीं बनाए हैं इसमें, सिर्फ वही पॉइंट्स डाले हैं जो आपके एग्ज़ाम पर्पस से हैं। ठीक है, तो यानी क्रीमी लेयर वाले मैंने पॉइंट्स इसमें डाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें है भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में बात कर लेते हैं। ऋग्वेद आप सब लोग जानते हैं, सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है हमारा, सबसे पहला ऋग्वेद है। आगे देखते हैं, इसमें ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। जो ऋचाएं हैं उसमें उनके क्रमबद्ध ज्ञान को ही ऋग्वेद कहा जाता है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में और। ऋग्वेद में गाय को कहा गया है अहन्या कहा गया है। गाय को क्या बोला गया है? अहन्या। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, कौन सी नदी थी वो? परुष्णी, जिसे कहते हैं रावी नदी। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में उल्लिखित है गायत्री मंत्र। जी, गायत्री मंत्र का उल्लेख है, यानी सूर्य की देवता सावित्री को यह समर्पित किया गया था गायत्री मंत्र, जो ऋग्वेद के 3 मंडल में दिया गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी
बलि एवं कर्मकांड में वहाँ ऋग्वेद काल में जो जनताएं थी वो क्या विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड में विश्वास रखती थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में उल्लेख मिलता है देवता सोम का। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में सरस्वती को संबोधित किया गया है मार्तमा, देवीतमा तथा नदीतमा, यानी इन तीनों नामों से सरस्वती जी को संबोधित किया गया है। तो यहाँ आपका ऋग्वेद एक होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या होता है? सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यानी जितने भी यानी मंत्र हैं उनके बारे में सस्वर पाठ और बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद 2 प्रकार के होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट, यजुर्वेद में यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को कहा जाता है यजुस। यजुर्वेद में ऋग्वेद के मंत्रों का उल्लेख किया गया है 663। इसके पठनकर्ता को कहा जाता है अथर्वणीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आता है आपका सामवेद। सामवेद क्या होता है? वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जाते हैं तथा जो संगीतमय है सामवेद कहलाता है। यानी जो हमारा संगीत उत्पन्न हुआ है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है? कौन से वेद से उत्पन्न हुआ है? सामवेद से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके पठनकर्ता को कहा जाता है उद्गाता। यानी सामवेद को जो पढ़ने वाले को कहा जाता है वो क्या है? कहते हैं उनको उद्गाता। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अभी मैंने बताया आपको कि जो संगीत की उत्पत्ति जहाँ से हुई है वो कौन सा वेद है? सामवेद। इसमें 1875 मंत्र हैं जिसमें से सिर्फ 25 को छोड़कर बाकी ऋग्वेद से लिए गए हैं। यानी इसमें कितने मंत्र हैं? 1875 मंत्र हैं, लेकिन सिर्फ 75 ही मंत्र ऐसे हैं जो सामवेद में हैं। बाकी सब छोड़ के किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। नेक्स्ट अथर्ववेद आता है नेक्स्ट, यानी फोर्थ आपका है अथर्ववेद। ठीक है, ये सबसे अंतिम वेद है। तो इसमें क्या है? फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र, मंत्र, शाप, आशीर्वाद, औषधि आदि विविध विषयों से संबद्ध मंत्र तथा सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों इत्यादि का वर्णन है। यानी इसमें सारी चीज़ों का वर्णन है। ठीक है, गौपत ब्राह्मण संबंधित है, अथर्ववेद में है। जो गौपत ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्या है? गौपत ब्राह्मण एक पुराण है। ठीक है, वो किससे संबंधित है? आपका अथर्ववेद से लिया गया, अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। यानी इतिहास जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? अथर्ववेद से लिया गया है। तो यहाँ आपके वेद होते हैं कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण मिलता है पुराणों से। तो आगे आता है आपका पुराण, यानी जो प्राचीन इतिहास के बारे में जो हमें पता चला था वो इन सब चीज़ों के द्वारा, वेद से पता चला था, धर्म ग्रंथ थे, ठीक है, और ये पुराण थे, उपनिषद थे, इनसे हमें, और बहुत सारे ऐसे विदेशी भी थे जिनके हेल्प से हमें पता चला, प्राचीन इतिहास के बारे में मालूम पड़ा। कुछ पुरातत्व भी थे जिसमें अभिलेख हैं आपके। ठीक है, तो इन सब सारी चीज़ों से हमें इतिहास के बारे में पता चला। तो अभी हमने पता किया कि ऋग्वेद में क्या क्या चीज़ें थी। ऋग्वेद में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यानी वेदों से हमें पता चला जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी। अब आगे बढ़ते हैं। ये है आपका पुराण। ठीक है, पुराण क्या होता है? भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे क्रमबद्ध विवरण जो मिलता है हमें पुराणों से मिलता है। यानी सिस्टमेटिक तरीके से हमें जो चीज़ें देखनी होती हैं वो हमें किस में से मिलती हैं? पुराण से मिलती हैं। ठीक है, इसके रचयिता माने जाते हैं लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा। जो उग्रश्रवा हैं वो लोमहर्ष के पुत्र हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 18। इनमें से केवल 5 में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। यानी पुराण कितने हैं? 18 हैं, लेकिन जिनमें से केवल 5 में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो है ये मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण एवं भागवत।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं जिनसे हमें पता चलता है, जैसे पुराण है, ठीक है, और कुछ कथाएं हैं, जैसे जातक कथाएं हैं, ठीक है। देखते हैं आगे। स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है, तो ये कहाँ से लिया गया? आपके शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक, जातक क्या होता है? मतलब जातक ऐसी कथाओं का संग्रह होता है जिसमें किसी भी चीज़ों या इंसानों के बारे में पूरी कुंडली निकाल ली जाती है। तो इसमें क्या था कि बुद्ध की पूर्व जन्म जो कहानी वर्णित है वो जातक में है। अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। चाणक्य को दो नामों से और जाना जाता है, उनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत सुरक्षित है चचनामा में, ठीक है। चचनामा एक लेख है जिसमें अरबों की सिंध विजय का वर्णन लिखा हुआ है। इसके लेखक कौन थे? चचनामा के लेखक हैं अली अहमद। आगे है अष्टाध्यायी के लेखक हैं। अष्टाध्यायी, फर्स्ट ऑफ ऑल अष्टाध्यायी क्या होता है? अष्टाध्यायी फर्स्ट बुक है, संस्कृत व्याकरण की पहली किताब है अष्टाध्यायी। इसके लेखक कौन है? पाणिनि, ठीक है, पाणिनि इसके लेखक हैं। आगे देखते हैं। महाभारत ग्रंथ का उपनाम है शतसहस्त्री संहिता, यानी महाभारत ग्रंथ का जो उपनाम है क्या कहते हैं उसको? शतसहस्त्री संहिता। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं मैत्रायणी, मैत्रायणी उपनिषद है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, यानी भारतीय प्रतीक जो है, ठीक है, उस पर सत्यमेव जयते जो लिखा रहता है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है मुंडको उपनिषद से, ठीक है। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, यानी प्राचीन भारत में जो स्वर्ण आभूषण को कहते थे निशाका कहते थे उन्हें। ओके, आगे बढ़ते हैं। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है। कठोर उपनिषद है वो, ठीक है, जिसमें नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। प्राचीन काल भारत के प्रथम विधि निर्माता माना जाता है, यानी प्राचीन काल भारत के जो प्रथम विधि निर्माता थे मनु को माना जाता है, ठीक है, मनु। कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है। कौशे जो प्राचीन इतिहास में उठा के देखें हम तो कौशे जो शब्द यूज़ हुआ है वो रेशम के लिए कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है विदेशी यात्री। मैंने इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो थे एग्ज़ाम पर्पज़ से वही मैंने उनके बारे में ही इसमें डिस्कस किया है, ठीक है। होते तो काफ़ी हैं इसमें। तो विदेशी यात्रियों में सबसे पहले आते हैं हेरोडोट्स। अच्छा, हेरोडोट्स जो हैं उन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन है, यानी इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी थी। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व जिन्होंने लिखी थी किताब हिस्टोरिका, उसमें इन्होंने भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है कि मतलब दोनों का संबंध कैसा था। सेकंड आता है मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है, यानी मेगास्थनीज से हमें पता चलता है, उनकी जो पुस्तक है इंडिका, तो उससे हमें पता चलता है मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाहियान, थर्ड है आपका फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया, यानी ये चीनी यात्री थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। तो इन्होंने यहाँ जब आए थे इन्होंने तो मध्य प्रदेश के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा था। तो इन्होंने समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया और कहा कि मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो बहुत ही खुशहाल और समृद्ध हैं। इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई थी।
फोर्थ आता है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित ले जाने के लिए आया था। ह्वेनसांग नालंदा बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया था। तो इनके अध्ययन से ये मालूम पड़ा था, यानी इन्होंने जो अध्ययन में अपना बताया था, इन्होंने कहा था कि जो नालंदा विश्वविद्यालय के उस टाइम के कुलपति थे वो कौन थे? आचार्य शीलभद्र। क्या कहा था उनको? शीलभद्र कहा था। ठीक है, यानी ह्वेनसांग ने अपने जो वहाँ जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने गए थे तो वहाँ उस टाइम आचार्य कौन थे वहाँ के? तो शीलभद्र थे, ऐसा उन्होंने उस टाइम कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल-बरूनी, फिफ्थ आता है अल-बरूनी। अल-बरूनी यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, भारत की खोज के बारे में थी ये किताब। आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, इन्होंने भारत की खोज के बारे में लिखा था, तो उसमें धर्म के बारे में था, त्योहार के बारे में भी इन्होंने लिखा, मापतोल वाली चीज़ें थी उनके बारे में लिखा, यानी तभी इनके सारी चीज़ों को मिला के कहा गया है कि इन्होंने भारत की खोज के बारे में लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पुरातत्व। तो पुरातत्व में है आपका सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। अभिलेख क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अभिलेख होते हैं यानी पत्थर या फिर ऐसी कठोर चीज़ों पर लिखना, यानी पठन सामग्री को लिखना। ठीक है, अभिलेख कहलाते हैं वो। सेकंड है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है एरन अभिलेख से। सती प्रथा का जो हमें लिखा हुआ साक्ष्य जो प्राप्त होता है एरन अभिलेख से मिलता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है मंदसौर अभिलेख से। अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया यवन शासकों ने किया था। सिक्कों पर जो लेख लिखने शुरू जिन्होंने किए थे वो यवन शासकों ने किए थे। ओके, ये था आपके लिए प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, ऐसे ही जुड़े रहिए अन्य फैक्ट्स के लिए आपके इस यूट्यूब चैनल लर्न विद कुलदीपिका में। आशा करती हूँ जो स्टूडेंट्स मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, तो जिस सफ़र पे वो चल रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत साथ उस सफ़र में मेरा भी रहे। ओके, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।